नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं चंडीगढ़ दाई द्वारा लिखा गया जो महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, उसके संदर्भ में यहाँ चर्चा करूँगी। पृथ्वीराज रासो की कथा को यदि हम देखें तो पृथ्वीराज रासो की कथा पृथ्वीराज नामक एक आदर्श गुणों से संपन्न और वीर लोकनायक के जीवन वृत्त पर आधारित है और इस कथा में ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव है एवं वह अतिरंजित घटनाएं, वर्णनों और अलौकिकता से युक्त है। इसके पश्चात भी इसका जो संगठन है, काव्यात्मक कुशलता है, वह इसका परिचय देती है। कथा का प्रारंभ आबू के अग्निकुंड से होता है और यह क्रमबद्ध विकसित होते हुए अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। कथा के संगठन, विकास क्रम, नाट्य संधि और प्रसंग क्रम को मिलाकर ये एक उत्कृष्ट महाकाव्य के रूप में पाठकों के समक्ष आता है। इसके वस्तु चित्रण को हम यदि देखें, कला पक्ष को देखें तो पृथ्वीराज रासो ने प्रकृति, स्थान, युद्ध और नगर शोभा के चित्रण में अत्यंत सुंदर वस्तु चित्रण कला का परिचय दिया है। युद्ध वर्णन में कवि ने उत्कृष्ट कोटि का वस्तु चित्रण किया है। सेना, व्यूह रचना, सैन्य संगठन, विजय दुंदुभी का बजना, रण कौशल का प्रदर्शन करना आदि इसमें अत्यंत स्वाभाविक और प्राणवंत जो चित्र आंके हैं वह बहुत ही सुंदर बन पड़े हैं। एक दृष्टांत हम इस प्रकार देख सकते हैं। कहो तियंत धर थुकहि लुकाई, कछ सुभट धात छल, हुकई काल कहु पत्र, कुकई कहु सेन पाई जल, सोयस राई चहु आन सुआ, अरि समुद्र जल बढ़्याऊ, चढ़ई जिहाज जस जद खल, मुंगल महि गही कड्डाऊ। तो ये नायक द्वारा किए गए आखेट के समय का जो चित्र है उसको उसकी जो विषय वस्तु है यहाँ पर उस उत्कृष्टता को दिखाया गया है इस पद के माध्यम से। प्रकृति चित्रण भी इसमें देखा जाए तो रचनाकार ने लेखक ने बहुत ही उम्दा किस्म का किया है। किसी भी काव्य या महाकाव्य में जो प्रकृति चित्रण होता है उसका होना उसकी उत्कृष्टता या दुर्बलता पर कोई प्रभाव नहीं डालता। कोई भी काव्य या महाकाव्य प्रकृति चित्रण के बिना उत्कृष्ट है। इसका कारण संभवतः यह रहा है कि भारत भूमि में काव्य का पहला जो स्वर है प्रकृति की गोद में ही प्रकृति प्रेमियों के मुख से प्रस्फुट हो जाता है या उनके समक्ष दिखाई पड़ता है। प्राकृतिक वातावरण का देखा जाए तो लगभग सभी जो काव्य है उसमें वर्णन देखने को मिलता है और प्रकृति का सुंदर चित्रण इस महाकाव्य में भी हुआ है। पृथ्वीराज रासो में जो वस्तु वर्णन के साथ साथ प्रकृति का भी मनोरम चित्र अंकित किया गया है। कवि ने पूर्व जो काव्य परंपरा है उसके अनुसार आलंबन की अपेक्षा प्रकृति का उद्दीपन रूप प्रस्तुत किया है। कवि जो है 6 ऋतुओं का वर्णन बड़े ही मनोयोग से करता है और प्रकृति को उद्दीपक रूप में चित्रित करते हुए कवि ने अद्भुत काव्य कौशल का चित्रण भी किया है। यह इस महाकाव्य में देखा जा सकता है। यदि इसके भाव पक्ष को हम देखें तो उसकी अनेक विशेषताएं हैं। पहला आता है भाव पक्ष की विशेषताओं में वीर रस से युक्त यह रचना है। पृथ्वीराज रासो में वीरता के प्रदर्शन और ओजपूर्ण जो व्यंजन है वह हर एक स्थल पर भरे पड़े हैं और इसमें कई युद्धों के सजीव चित्र गतिशील दिखाई पड़ते हैं। इसमें रौद्र रस का भी प्रयोग किया गया है। कवि ने एक जगह पद लिखा है, हम भंजो भीमंग युद्ध जो मोहि जुरे रण, ग्रीष्म पवन सहाय दंग जरिजात सघन वन, यो भज भीमंग भीम कुरनंद पछारिया, यो भंजे भीमंग शक्ति महिषासुर वार्य। तो इस प्रकार से इसमें रौद्र के दर्शन हो रहे हैं, रौद्र रस का भी
भाव यहाँ पर प्रस्फुटित हो रहा है। उसके बाद विभत्स रस भी इस महाकाव्य के अंतर्गत देखा जा सकता है। युद्ध का जो अर्थ विनाश और मृत्यु है, इसकी परिणत विभत्सता से होती है। विभत्स रस कई स्थलों पर यहाँ देखने को मिलता है, जब उसमें युद्ध स्थल पर बहती हुई जो रुधिर की धारा है, रक्त की धारा है, वो यत्र तत्र फैली हुई है। अंतड़िया और शवों आदि का जो चित्रण है, वहाँ पर देखा जाए तो विभत्स रस चारों ओर फैला हुआ दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ श्रृंगार रस का भी इसमें प्रयोग हुआ है इस महाकाव्य के अंतर्गत। यद्यपि पृथ्वीराज जासु एक वीर रस प्रधान ग्रंथ है, किंतु वीर रस के पश्चात इसमें प्रमुख रूप से श्रृंगार रस की व्यंजना भी होती है और इसमें संयोग श्रृंगार का चित्र देखने को मिलता है। पृथ्वीराज जासु महाकाव्य में चंद्रबरदाई ने संयोग के दर्शन, मिलन, प्रणय के रति आदि के विभिन्न जो सजीव चित्र हैं उनका अंकित किया है और अपनी काव्य प्रतिभा को उन्होंने यहाँ पर भाव पक्ष के द्वारा प्रकाशित भी किया है। कई जगह पर उनकी यह जो भाव पक्ष की गहनता है उनके रचना में दिखाई पड़ती है। वियोग श्रृंगार भी इसकी प्रमुख रूप से इस महाकाव्य में दर्शन होते हैं। वियोग श्रृंगार के अंतर्गत पृथ्वीराज जासु में जब संयोगिता के साथ गांधर्व विवाह के बाद पृथ्वीराज जयचंद्र के महल में चले जाते हैं, तो उस समय संयोगिता पति वियोग में दीर्घ निश्वास छोड़ने लगती है और उसकी जो विरह की व्यंजना है उसे भी कवि ने इस महाकाव्य में किया है। कला पक्ष की विशेषताएं जो हैं वो अलंकार योजना और छंद योजना आदि को भी हम देख सकते हैं। अलंकार योजना जो है, अलंकार को काव्य का आभूषण कहा जाता है कि जिस प्रकार से किसी नारी की शोभा को बढ़ाने के लिए आभूषण इत्यादि आवश्यक होते हैं, वैसे ही किसी काव्य को शोभा बढ़ाने के लिए उसमें अलंकारों का होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर इस महाकाव्य में चंद्रबरदाई ने अलंकारों का भी पूर्ण रूप से प्रयोग किया है। जिस प्रकार इस काव्य में देखा जा सकता है कि महाकवि चंद्र की जो अलंकार योजना है, उनके भावों का रसानुकूल प्रकाशित करने में पूर्णतः सक्षम भी हुई है। इन्होंने विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया, किंतु उनका उद्देश्य इन अलंकारों के माध्यम से काव्य चमत्कार को प्रस्तुत करना नहीं था, बल्कि इन्होंने इनका प्रयोग जहाँ भी किया वहाँ अपने भावों को उचित व्यंजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया है। पृथ्वीराज जासु में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। इसके जो रस अनुकूलन है उसके कारण जो इसका प्रयोग हुआ है, रस निष्पत्ति और भावोत्पादकता की वृद्धि हो जाती है। काव्य को स्वाभाविक चमत्कार की भी उत्पत्ति हुई है। उदाहरण के रूप में देखें तो रूप कांति प्रयोग से की इस योजना को देखा जा सकता है। छंद योजना इसके बाद हम देखेंगे, जो कला पक्ष के अंतर्गत अन्य विशेषता के अंतर्गत आती है। अलंकार के बाद छंद योजना का भी इस महाकाव्य में सुंदर संयोजन हुआ है। काव्य के जो नादात्मक सौंदर्य की सृष्टि है, वह छंदों की योजना अत्यंत आवश्यक होती है, क्योंकि नाद सौंदर्य का प्रभाव हृदय पर तीव्र रूप से पड़ता है और यह रस से समुचित प्रवाह होकर करने में सहायक होता है। उन्होंने वीर रस की व्यंजना, छप्पय, सातक, गौहा, दोहा आदि का प्रयोग किया है, जो इस रस के भाव को उसके अनुरूप नाद सौंदर्य के सृष्टि करता है। इसकी भाषा को हम देखें, पृथ्वीराज जासु के अंतर्गत जो प्रयुक्त हुई है, तो ये प्रश्न जो है विवाद का विषय बना हुआ है कि यह उस युग की रचना है जब संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का में काव्य रचना होती थी और हिंदी की कोई सुव्यवस्थित रूपरेखा नहीं बन पाई थी। तो लोक भाषाएं राजस्थान, अवध, ब्रज, भोजपुर, मिथिला, बंग आदि जो अलग अलग मौलिक रूप में विकसित हो रही थी। तो
प्रश्न अब ये उठता है कि यदि वर्तमान समय में उपलब्ध ग्रंथ की संपूर्ण भाषा प्रक्षिप्त है तो इसका मूल रूप क्या था। इस प्रश्न के उत्तर देने में भी विद्वानों ने अपना जो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग प्रयोग, अलग अलग मत अपना प्रतिपादित किया है। कुछ विद्वान इसमें मुनि जिन विजय, मुनिकांत सागर, मथुरा प्रसाद दीक्षित, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि प्रमुख हैं। इनके मूल रूप से अपभ्रंश के रचा गया मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा, मोतीलाल मनेरिया आदि जो विद्वान हैं उसे जो है डिंगल रूप में मानते हैं, राजस्थानी की जो रचना स्वीकार करते हैं। वह विद्वानों का एक तीसरा वर्ग भी है जो एस ग्राडज और जॉन बीम्स, डॉक्टर गियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी आदि लोगों का ऐसा मानना है कि इसे सौरसानी अपभ्रंश से निकली पिंगल भाषा का ग्रंथ है। ये उन्होंने ऐसा माना है। तो इस प्रकार से इसमें ये संयोजन के साथ साथ यदि हम देखें कि इसकी प्रामाणिकता को लेकर भी कवियों में मतभेद रहा है। जिन ऐतिहासिक वर्ग या रचनाकारों ने इसे प्रामाणिक माना है उसमें बाबू श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु और कर्नल टॉड आते हैं। ये इस ग्रंथ को प्रामाणिक मानने वाला वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है अप्रामाणिक मानने वाला वर्ग। उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुलर, ये इसे अप्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं रचनाकार जो इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो उनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीत कुमार चटर्जी और मुनिजन विजय ये आते हैं जो इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज जासो आरंभ में उतना विवादास्पद नहीं था जितना कि आज है। कर्नल टॉड ने इसकी जो वर्णन शैली है उसमें रीत कर लगभग 3000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। गार्सा दतासी ने भी इसमें संदेह न करते हुए इसकी प्रशंसा करते हैं और बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में इसका जो मुद्रण भी कराया। इसी प्रकार यदि हम देखें कि पृथ्वीराज जासो नामक ग्रंथ के आधार पर डॉक्टर उलर ने इसे अप्रामाणिक घोषित कर दिया, जिससे यह ग्रंथ विवादों में उलझ गया और विद्वानों में इसे प्रामाणिक अप्रामाणिक घोषित करने की होड़ सी लग गई थी। पृथ्वीराज जासो से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखें तो इसमें 14 विवाहों का वर्णन है। इस रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज जो रासो ग्रंथ है इसमें 14 विवाहों का वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज की बहन का नाम यहाँ पर प्रथा प्राप्त होता है और माता का नाम कमला, जबकि इतिहास ग्रंथों में इनकी माता का नाम कर्पूरी प्राप्त होता है। पदावली समय और कैमास जो बद्ध है वो पृथ्वीराज जासो के ही एक अंग है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पृथ्वीराज जासो अपने आप में अपने महाकाव्यत्व को लेते हुए एक बहुत बड़े कलेवर रूप में या इस ऐतिहासिक पौराणिक काल्पनिक वृत्तों के आधार पर इसे एक विशाल ग्रंथ माना जा सकता है। और इसका जो महाकाव्यत्व है वह भले ही अलग अलग मत इसका प्रस्तुत करता हो, प्रामाणिक अप्रामाणिक या अर्ध प्रमाणिक, लेकिन हमेशा ये चर्चा का विषय बना रहा। और इसमें हम देखें कि जो 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग सफलतापूर्वक देखा गया, 9 रसों का प्रयोग भी इसमें मिलता है और इसमें जो समय है वो इसके बारे में भी इस ग्रंथ में चर्चा की गई है। पृथ्वीराज जासो के आधार पर गार्सा दतासी और चंद्रबर्त दाई ने पृथ्वीराज का जो समकालीन स्वीकार करते हैं। और कुछ रासो ग्रंथों में चंद्रबर्त दाई के पिता का नाम राबवेन प्राप्त होता है, किंतु पृथ्वीराज जासो से चंद्र के पिता की सहायता मल्ल सिद्ध होता है। चंद्रबर्त दाई चाहे मतानुयायी तथा जालंधर देवी के उपासक थे और उनके 2 विवाह हुए थे।
कमला और गौरी। दोनों पत्नियों से 10 पुत्र प्राप्त हुए और इन सब में उन्हें जल्लड़ सर्वाधिक प्रिय थे। इसी जल्लड़ को चंद्रबर दाई ने अपनी पुस्तक सौंपकर राजकाज में हाथ बटाने हेतु गजनी को प्रस्थान किए और महाकवि चंद्र जो पृथ्वीराज के अतरंग सखा थे। तो इस प्रकार से पृथ्वीराज रासो का जो ये काव्य है इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आज हमने जाना और अगली वीडियो में हम आदिकाल से संबंधित अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।